नमस्कार जी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हम पंजाबी खर्च बहुत करते हैं। अगर खर्च बहुत करना है तो कमाई भी चाहिए। कमाई करनी है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है ये भी पता होना चाहिए। आज हमारे दरमियान हम लकी हैं, आए हैं विभू जी, जिन्होंने बॉम्बे में स्टॉक मार्केट में 20 साल काम किया, 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो ये बताते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, किस दिन लगाना है, किस समय लगाना है। तो आज हम उनका स्वागत करते हैं। शुक्रिया सर। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। शुक्रिया सर। नमस्कार सर। विभू जी, जैसे कि हमें पता चला है कि आपकी वीजी ट्रेनिंग एकेडमी है, तो आप लोगों को सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें और किस समय करें। तो ये आपको कैसे ख्याल आया कि किस समय, किस टाइम, ये क्या चक्कर है? टाइम का भी चक्कर होता है इसमें कोई? मार्केट में टाइम का बहुत बड़ा खेल है और टाइम के बिना कुछ भी नहीं चलता है। मैं ये चीज़ को बिलीव करता हूँ और मैं ये बिलीव करता हूँ नेचर के अंदर हमेशा 2 लेग्स थ्योरी चलती है। जैसे दिन है तो रात है, ठीक है, सूरज है तो चांद है, ठीक है, वैसे ही शेयर बाजार के अंदर अगर प्राइस है तो टाइम है। लेकिन लोग प्राइस फैक्टर को तो पकड़ लेते हैं कि उन्होंने प्राइस कैंडलस्टिक पैटर्न पकड़ लिए और आपने डिफरेंट पैटर्न्स पकड़ लिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पकड़ लिए, ब्रेकआउट पकड़ लिए, फ्लैग पैटर्न पकड़ लिया, उन्होंने बुलिश ब्रेकआउट, बिलिश ब्रेकआउट पकड़ लिया, तमाम तरह के पैटर्न जो बनते हैं वो उन्होंने पकड़ लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने किस चीज़ को इग्नोर कर दिया? वो है टाइम। टाइम इज़ द मेजर फैक्टर विच प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द मार्केट। और अगर आपको टाइम की नॉलेज है ना, किस टाइम करना है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 25 या 26 सितंबर के आसपास मैं अपने मेरे जितने जानने वाले हैं मैंने सबको बोला था कि निफ्टी 26,200 26,100 के आसपास चल रही है, सब लोग एग्जिट कर जाओ। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा जो कैलकुलेशन है या जो मैं चीज़ देखता हूँ वो मेरा परफेक्शन जो है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहता ये सब चीज़ें, मैं क्रूड के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है क्रूड ऑयल क्या होता है, हर एक के नेटल चार्ट पे या हर एक के हॉरोस्कोप के हिसाब से मुझे क्रूड ऑयल सबसे अच्छा सूट करता है। और अभी मेरे पास 2 दिन पहले फ़ोन आया था कि बहुत सारे लोग हैं जो 6,000 और 6,100 के लेवल से क्रूड ऑयल की सेल में फंसे हुए हैं। तो मैंने सबको यही बोला था, भैया क्रूड ऑयल 5800 का रेट आ रहा है, आप लोग खरीद लो, क्रूड ऑयल 6472 आएगा। अभी मैं मार्केट देख रहा हूँ, आज है तारीख 10 जनवरी 2025, ठीक है, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं। अभी का रेट मैंने देखा 6550 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है। तो 6472 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो 6000 और 6100 के बीच में बेच के आया है माल, वो इस समय रो रहा है, फंसा बैठा है। क्योंकि जब बाजार गिरती है तो बाजार क्या करती है, एक लेवल पे आके नीचे आती ना, लोग सोचते हैं अभी और गिरेगा। वो गिरने का लेवल नहीं होता, दैट वाज द एक्यूमुलेशन पॉइंट। बट लोगों को वहां समझ में नहीं आ रहा होता, ऊपर भी जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, फिर एक ऊपर चली जाती है, एकदम से ऊपर चली जाती है। लोग वहीं ट्रैप हो जाते हैं, लोगों को ट्रैप करती है बाजार। वो एक्चुअल में जो पॉइंट होता है ना, वो एक्यूमुलेशन पॉइंट होता है। अभी जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि क्रूड ऑयल आपको क्या लगता है, तो मेरा अभी जो करंट का प्रेडिक्शन है आज की तारीख में, क्रूड ऑयल 6500 6600 की तैयारी में है। अभी इसको मुझे बेचने का मन है, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि मैं टाइम थ्योरी पे काम करता हूं, तो मैं 16 जनवरी तक वेट करूंगा। 16 जनवरी के बाद मैं देखूंगा क्रूड ऑयल में, शायद आपको भी मैं लम्ब फर्स्ट टाइम मिले तब क्रूड ऑयल 5700 चल रहा था। हाँ, तब चल रहा था। तब मैंने आपको बोला था क्रूड ऑयल खरीद लो दादा, क्रूड ऑयल 6400 जाने वाला है, मैंने आपको बोला था। पर आपने उस समय शायद आपने लगाया भी था पैसा, मुझे अच्छे से याद है, तो आपको उम्मीद है मुनाफा हुआ होगा। 6400 का, 6500 6600 का लेवल चल रहा है। तो अभी मेरा ये कैलकुलेशन है कि क्रूड ऑयल जो है आने वाले समय में गिरना चाहिए, लेकिन मैं गिरने का टाइम अभी निकला नहीं है, तो मैं वेट करूंगा अभी इसका। और मैं 16 जनवरी के आसपास मैं क्रूड ऑयल को देखूंगा। निफ्टी अभी गिर रही है, आपने बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं निफ्टी क्या लगती है, तो 10 11 12 13 निफ्टी की रिपीटेटिंग डेट्स। निफ्टी क्या करती है, साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में वर्किंग डेज कितने होते हैं, ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं, कैलेंडर डेज कितने होते हैं। कैलेंडर डेज होते हैं 365, एक्चुअल ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं
200 से 210 दिन के बीच में, कि अगर आप कैलकुलेट करिए तो मंथ में 4 संडे सैटरडे निकल जाते हैं। 8 दिन निकल गए। 8 दिन निकल गए इस तरीके से, और आप 8 दिन निकल गए और 12 महीने हैं तो 96 दिन तो पूरे पूरे यही चले गए। दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, ये सब मिला के इस तरह से आप कर लीजिए, 30-40 दिन आप मिला के 1 महीना पूरा वो समझ लीजिए। तो एटलीस्ट चलते कितने दिन है हमारे, 200 से 220 दिन के आसपास। ये होते हैं हमारे मेन ट्रेडिंग डेज। ये मेन ट्रेडिंग डेज होते हैं। ट्रेडिंग डेज और कैलेंडर डेज में फ़र्क करना चाहिए इंसान को। लोग कुछ नहीं देखते, लोगों को पता भी नहीं होता काम कैसे करना है मार्केट के अंदर। ट्रेडिंग डेज, कैलेंडर डेज आपने निकाल लिए। ट्रेडिंग डेज और कैलेंडर डेज निकालने के बाद आपको एक चार्ट का पैटर्न, आपको एक चीज़ का पैटर्न पता लग जाएगा। हिस्ट्री कहाँ कहाँ पे कब कब क्या क्या चीज़ रिपीट हो रही है। लाइक मैं आपको एक चीज़ बोलूँ अगर, कि हमारे पास जो कुछ भी हो रहा है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना कहीं वो कनेक्टेड है हिस्ट्री के साथ में। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स होती हैं, पैटर्न रिपीट होते हैं, नेचर के अकॉर्डिंगली मार्केट चलता है। इसमें कोई ऑपरेटर, कोई भी न्यूज़ काम करती है, न्यूज़ फैक्टरी नहीं होती है मार्केट में। लोग पकड़ नहीं पाते, लोग समझ नहीं पाते। आप सिर्फ टाइम को पकड़िए, सिर्फ टाइम कैलकुलेशन कीजिए, टाइम पे फोकस कीजिए तो अच्छा। अभी आपने एक बात मुझसे बोली, थोड़ी देर पहले बोली थी कि लोग ज़्यादा टाइम पे बिलीव नहीं करते हैं। लोग ज़्यादा सोचते हैं कि प्लैनेट्स पे कुछ नहीं होता, या लोग प्लैनेट्स पे बिलीव नहीं करते। तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप प्लैनेट्स पे बिलीव नहीं करते तो आप ये कैसे पता लगा लो कि आज से 10 साल बाद करवा चौथ इस दिन पड़ेगा, या आज से 10 साल बाद जो है दिवाली इस दिन पड़ेगी, या आज से 10 साल बाद होली इस दिन पड़ेगी। ये कैसे निकल के आता है? या आपको ये कैसे पता लग जाता है कि ईद आएगी तो ईद का चांद जो होगा वो ऐसा होगा, करवा चौथ का चांद भी ऐसा होगा, लेकिन वो इतना 8 बजे के बाद निकलेगा? ये कैसे पता चलता है? कैलकुलेशन है, पंचांग है, नक्षत्र है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मार्केट में। नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है, पंचक का बहुत बड़ा रोल है मार्केट में, अमावस्या पूर्णिमा का बहुत बड़ा रोल है मार्केट में। लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, फिर तो जो यूएसए की मार्केट है, सब जगह एक ही चीज चलती है। उनको तो पता नहीं ग्रह क्या होते हैं ये। सर मैं एक चीज बताऊं, मैं जिसको फॉलो करता हूं, VGTA जिसमें बिलीव करता है, VGTA का एक ही मोटो है कि लोग अच्छे से चीज़ों को समझें। VGTA आपसे ये नहीं कहता, VGTA आपको कभी ये नहीं बोलता, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि मेरे पास आओ, मेरे पास पैसा लगाओ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आपको 100% गारंटेड रिटर्न देता हूँ, मेरे पास आप ज्वाइन करो, मेरे को पैसा दो, मैं ये करो वो करो। मैं कभी किसी से कोई फालतू बात करता ही नहीं हूँ। मेरा एक ही तरीका है, मैं सेबी के कंप्लाइंस के अंडर चलना पसंद करता हूँ, मैं सेबी के रूलिंग्स के बाहर नहीं जाता। दूसरी बात, मेरा पॉइंट क्या है, मैं ऑनेस्टी पे बिलीव करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ, कर्मा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो आप दोगे वो आपको लौट के वापस आने वाला है। अभी शायद थोड़ी देर पहले आपने मुझे स्टोरी सुनाई थी ना कि वो एक बंदा है जिसने 35 लाख रुपए कमाए स्टॉक मार्केट से, है ना। लेकिन वो बंदा क्या करता है, वो बंदा मार्केट में जो पैसा कमाता है वो गरीबों में बांटता है। आप ही ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, गरीबों में बांट देता है और वो पैसा रिवर्स होकर दोबारा उसके बाद डबल तरीके से आता है। क्योंकि आप जो अच्छा कर रहे हो ना, वो ब्लेसिंग्स बन के आपके पास रिटर्न होकर आने वाला है। ये लोगों को चीज़ें नहीं पता। लोग सोचते हैं चोरी चकारी करके पैसा कमा लेंगे, झूठ बोल के पैसा कमा लेंगे। इन सबसे लाइफ इज टू शॉर्ट। मार्केट गिर गई, मार्केट चढ़ गई, मगर एक कंपनी ऐसी है जैसे स्टील महंगा हो गया, जहाँ पेट्रोल महंगा हो गया, तो वो पेट्रोल से जो लिंक कंपनियां हैं उनका रेट ऊपर जाए तो बाकी सबका नीचे जाए, ऐसा भी होता है कोई? सर देखो, एक्चुअली में क्या होता है, पेट्रोल की जहाँ तक आप बात करोगे, पेट्रोल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल हम लोग इंपोर्ट कहाँ करते हैं? जैसे टाटा मोटर है, टाटा मोटर्स, देखो टाटा मोटर्स क्या करती है, कोई भी कंपनी है वो क्या करती है, उनके अपने अपने हर एक कंपनी का अपना अपना एक प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब वो लोग क्या करती हैं, वो लोग असेंबलिंग करती हैं। अब जैसे मैं बोलूं टाटा मोटर्स जो बनाती है उसमें हो सकता है, ये भी हो सकता है, स्टील यूज होता है, कॉपर यूज होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम वायर यूज होता है, ठीक है, और कहीं कहीं पे जो लाइट्स होती हैं उसकी बम्पर होता है, जो नहीं वो कोई कंपनी बनाती है, वो कोई कंपनी बनाती है, वो कोई कंपनी बनाती है। तो रॉ मटेरियल कहीं कहीं से आ रहा है, वो कंपनियां अपना अपना प्रोडक्शन रेडी कर रही हैं, वो टाटा को सप्लाई कर रही है। जो उनकी बैलेंस शीट होती है साल के बाद, उसके हिसाब से रेट नहीं बढ़ता।
नहीं बैलेंस शीट देखिए, वो कंपनी उसका टाटा से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, टाटा कंपनी का जब प्रॉफिट आया, जब 25% प्रॉफिट आया तो 25% रेट नहीं बढ़ता। नहीं, उससे वो सर बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, दैट इज द ओवरऑल बिजनेस। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टाटा की एक कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है, सपोज मान लीजिए कि हिंडाल्को एक कंपनी है, दे आर हिंडाल्को डील्स इन मेटल, टाटा मोटर्स डील इन ऑटो सेक्टर, रिलायंस डील इन ऑयल एंड एनर्जी। अब मान लीजिए ये कंपनियां डील करती हैं, जैसे रिलायंस डील करती है ऑयल एंड एनर्जी में, तो वो ऑयल इंपोर्ट करेगी, और सपोज मान लीजिए किसी ऑयल की यूनिट में सपोज मानिए आग लग गई, एग्जाम्पल आग लग गई, तो वो कंपनियां कितने रिस्क पे काम कर रही हैं। तो फिर आप ये सोचिए गिर जाता है भाई, जब वहां पे जब प्रोडक्शन उनका हॉल्ट होगा, ठीक है, तो सप्लाई यहाँ पे हॉल्ट होगी, सप्लाई हॉल्ट होने से क्या होगा, जो पंप्स में पेट्रोल पहुंचना है वो पहुंचेगा नहीं, अल्टीमेटली परेशान कौन होगा, कंज्यूमर परेशान होने वाला है। ठीक है, पॉइंट क्या है, सप्लाई चेन जो एक ऐसा प्रोसेस है ना जो इंटरलिंक्ड है, हर एक चीज हर एक दूसरी चीज के साथ इंटरकनेक्टेड है। नहीं, पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई वार लग गई कहीं, हाँ, कि दो कंट्री की वार लगी जो पीछे भी चलती रही है, कोई लग गई, जो वार लगी तो हम कहते हैं कि हम अगर टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट आएगा, पर वार लगी पीछे तो वो टाइम का तो चक्कर ही खत्म हो गया, उसके कारण मार्केट गिर गई। आपके सवाल बहुत अच्छा है आपका। वॉर लग गई, अब क्या हुआ, दो कंट्री में वॉर लग गई। जो कंट्री वॉर के फेस में होती है ना, उस कंट्री को वॉर लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब रशिया यूक्रेन में वॉर लग गई, रशिया को भी पैसा चाहिए, यूक्रेन को भी पैसा चाहिए। रशिया को सर्वाइवल, रशिया के जो सोल्जर्स हैं उनका सर्वाइवल क्या है कि उनको रहने के लिए एक शेल्टर प्लेस मिल जाए, दूसरा उनको क्या मिल जाए, उनको दूसरा मिल जाए कि उनको खाने पीने का जो अरेंजमेंट है वो कर दे, मतलब मिल जाए। गवर्नमेंट वहाँ की रशियन गवर्नमेंट करते है। रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट लिया, तो क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जो है सपोर्ट उनको दिया। मतलब दे आर मिक्सिंग सम कोलैबोरेशन, और वो करते हैं आपस में कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को सपोर्ट करती है। अब कभी खुदा ना खास्ता मान लो इंडिया की वॉर किसी कंट्री के साथ लग गई, तो हो सकता है रशिया उस समय पावरफुल हो, तो रशिया उस समय इंडिया को सपोर्ट कर रही है, इंडिया का डाउन में जा रहा है तो रशिया सपोर्ट कर दे। ठीक है, कोरोना आया, मार्केट गिर गई थी। कोरोना मार्केट आया, देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कोरोना आया, कोरोना वॉज अ बिग डिजास्टर, कोरोना वॉज अ बिग डिजास्टर इन इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। बहुत लोग बर्बाद हो गए कोरोना में। उसके बाद सेकेंड वेव आई। सेकेंड वेव में क्या होता है कि लोगों का एक सेंटिमेंट होता है, लोगों को लगता है कि हर बार वही चीज़, सेम चीज़ बार बार होगी। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि एक मुर्गी कितनी बार काट के खाओगे, कट गई ना मुर्गी एक बार, कोरोना में कट गई ना, गिर गई ना निफ्टी, ऑलरेडी आ गई ना 12,200 से निफ्टी उतर, 12,400 से उतर के निफ्टी 7,581 का लो, 7,513 का लो लग गया ना, ऑलरेडी 4,900 पॉइंट निफ्टी गिर गई ना टॉप से। तो एक मुर्गी कितनी बार काटोगे, लोग सर बेंतिया बर्बाद हो गए। मोदी साहब की गवर्नमेंट जब आई 2014 में, यूपीए को रिप्लेस किया, यूपीए 2 को, यूपीए 2 रिप्लेस करने के बाद जब मोदी साहब की गवर्नमेंट आई तब सेंसेक्स कितना था, निफ्टी कितनी थी, तो निफ्टी सर मेरे हिसाब से उस समय मुझे अच्छे से याद है 6,700 या 800 के पास चल रही थी, ये 7,000 के आसपास थी। तो कितना बड़ा सोचिए, मोदी साहब के आने से कितना बड़ा बूम मार्केट को मिला है, मतलब मार्केट को कितनी होप है मोदी के साथ में। मतलब मार्केट जो देख रही है ना मोदी साहब के विजन को, मोदी साहब के काम करने की काबिलियत को, मार्केट को कितनी ज्यादा होप है। जो उनका विजन है इंडिया को लेके जाने का आगे, जैसे उन्होंने अभी 2024 के चुनाव में बोला था कि वी विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो उसके लिए काम कर रहे हैं, काम करना पड़ता है। मेक इन इंडिया है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में एक पार्ट है वो, ठीक है, मेक इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट का देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुछ भी होती है। मैं एक चीज़ और एम्प्लॉयमेंट से अपनी अच्छी चीज़ याद दिलाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से एक बहुत अच्छी बात दिलाता हूँ। एक लड़का 2, 5, 4 साल से पढ़ना शुरू करता है, आउट ऑन एवरेज 4 से 5 साल, 6 साल की उम्र में बच्चा पहली क्लास में जाता है, एंट्री मारता है। वो छोटा बच्चा 22, 23, 24 साल तक पहुंचते पहुंचते अपनी डिग्रियां खत्म करता है। ट्रू। उस 24 साल की डिग्री खत्म करने के बाद में वो बच्चा एक पेपर पे अपना रिज्यूम तैयार करता है, और वो रिज्यूम तैयार करके क्या करता है, कॉलेज अच्छा होगा तो प्लेसमेंट आ जाएगी,
बैठे बैठाए जॉब मिल जाएगी कॉलेज प्लेसमेंट से, और नहीं हुई तो क्या हुआ? नहीं हुई तो प्रैक्टिकल तो यही है कि वो बंदा पेपर में ढूंढेगा जॉब, इधर देखेगा उधर देखेगा, दोस्त यार से पूछेगा, नेट पे सर्च करेगा, जो आइडियल तरीके हैं। कोई एक दोस्त वहाँ पे सीनियर उसका लगा होगा तो सीनियर को फ़ोन मिला के बोलेगा यार कोई जॉब हो तो बता देना, तो सीनियर फ़ोन करेगा नहीं मेरा वैकेंसी है डाल दे तू, रिज्यूम हो जाएगा। सीनियर बताता है तो वो डाल देता, हो जाता है, उसकी गाड़ी निकल पड़ती है। अब वो निकल पड़ा, अब सोचिए वो जो एक पेपर के रिज्यूम पे, वहाँ तक एक पेपर के रिज्यूम को तैयार करने के लिए उसने कितने साल लगाए? लेकिन शेयर बाजार में आ रहा है ना, शेयर बाजार में उसको फर्स्ट डे से कमाई चाहिए, फर्स्ट डे से कमाई चाहिए उसको। पैसे पहले दिन पैसा डालेगा ना, उसको 8 डाल के आज निकालना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत मशहूर कहावत है मुंबई में, लोकल जो चलती है ना, जो लोकल में आता है ना वो टिप देता है, वो टिप देता है, और जो टिप लेता है ना वो BMW में बैठ के आता है। अब मतलब समझ रहे हैं? जो लोकल ट्रेन में आता है, जो लोकल ट्रेन में आता है वो टिप दे रहा है, और जो टिप ले रहा है ना वो BMW में घूम रहा है। मतलब कहने का ये, लोगों का सेंटीमेंट और लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ना, उनको लगता है कि जैसे हम एक एग्जाम में एक क्या बोलते हैं, कॉपी लिखते थे, आगे वाला बच्चा इंटेलिजेंट ना भी हो, एवरेज बच्चा हो, अगर वो गलत आंसर लिख रहा है और हम सही आंसर लिख रहे हो तो हम अपना राइट आंसर काट के उसका आंसर कॉपी करते थे, क्योंकि हमको ये बिलीव होता था कहीं ना कहीं वो राइट लिख रहा है, हम गलत लिख रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि क्या होता है कि हम भले सही लिख रहे हो लेकिन हम अपना सही आंसर काट के गलत लिखना शुरू कर देते थे। कई बार टिप देने वाले के पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर टिप वो दे रहा है तो वो टिप दे क्यों रहा है? वो खुद के ऊपर टिप क्यों नहीं लगाता? नहीं, पैसे नहीं होंगे इसके पास। सर पैसे नहीं है, बात मान सकता हूँ, जहाँ पहले लॉस ले चुका है। सर देखो इस मार्केट में जो है ना, हमाम में सब एक जैसे हैं। इस मार्केट में कोई भी ऐसा बंदा मुझे नहीं मिलेगा जिसने आज तक जीवन में लॉस ना किया हो। नहीं, अगर पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मार्केट ऊपर जाती है, अब पता है कि मार्केट नीचे जाने वाली, कैसे वो अपना इन्वेस्ट किया पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए, जहाँ पड़ा रहे कोई बात नहीं। नहीं देखो सर, मैं बोलता हूँ, मैं इसमें एक बहुत अच्छा, मेरा एक विजय केडिया साहब है, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है, और उनका कहीं उन्होंने एक किसी वीडियो में एक चीज़ बोली भी है कि मार्केट में गुरु कोई नहीं होता, जिसके पास 20-25 साल का अनुभव है उसको ही अपना गुरु बनाए। ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और मार्केट में मैं जो गुरु मानता हूँ ना, सबसे बड़ा गुरु होता है समय। समय आपके जीवन में भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, और समय आपको मार्केट में भी बहुत कुछ सिखाता है। जिसने समय को सीख लिया, जिसने समय की डायरेक्शन को पकड़ना सीख लिया, वो मार्केट की डायरेक्शन को काफ़ी हद तक पकड़ लेता है। ठीक है, मुझे कब करना है, कब नहीं करना है, किस दिन करना है, किस दिन नहीं करना है, बहुत हद तक WD ज्ञान की चीज़ें आपको बहुत सपोर्ट कर देंगी। ये बहुत सारी बातें आपसे सीखने वाली है। ये नीचे एक नंबर चल रहा है, ये नंबर नोट कीजिए। आप भी कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एक हमारे पॉडकास्ट में ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, ये नंबर पे आप कॉल करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर अब बात करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, इसमें कहते हैं रिस्क बहुत है, वाकई में बहुत रिस्क है। सर रिस्क की बात करना चाहूँगा तो रिस्क जो है ना, हर एक चीज़ में हम खाते हैं उसमें भी रिस्क है। खाना फूड पाइप में फंस गया, रिस्क है। सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, फुटपाथ से हट के रूट पे आए, ट्रक ने हिट कर दिया, रिस्क है। ICU में एडमिट हुआ हमारे घर का कोई मेंबर, ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि 50 लाख लगेंगे ऑपरेशन के। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि पेशेंट बचाओ, पैसे की परवाह नहीं करनी, पैसा कितना भी लग जाए, पेशेंट बचना चाहिए हमारा। अब 50 लाख लग जाए, 1 करोड़ लग जाए, हम पीछे नहीं हटते, वहाँ भी रिस्क है। क्योंकि हमको वहाँ रिस्क, इतना बड़ा रिस्क है, हमको पता भी नहीं जिस पे हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 50 लाख 1 करोड़ रुपए, वो अगर वो पेशेंट बाय द वे गलती से चला गया या ऑफ हो गया तो वो पैसे क्या हॉस्पिटल वापस कर देगा? नहीं करने वाला। रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। मैंने सुना, कहीं पढ़ा था कि जो हम बैंक में पैसा रखते हैं उसको जो इंटरेस्ट मिलता है, उसकी जो डेफिनेशन है उसको कहते हैं अवार्ड ऑफ रिस्क। 1980 में 1980 में
आप 10 रुपए के अंदर या 50 रुपए के अंदर अगर आप कमाते थे तो अपने आप को अमीर समझते थे। या जिस बंदे की कमाई 100 रुपए होती थी या 200 रुपए होती थी तो वो बंदा अपना पूरा घर चला लेता था 1980 में। आज 200 रुपए में कोई अपना घर चला सकता है? सोचो, इट्स अ वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के साथ साथ आपके पैसे का डिमांड बढ़ती गई और चीज़ें महंगी होती चली गई, इनकम भी बढ़ती गई। इनकम बढ़ी, प्रॉपर्टीज़ के रेट भी बढ़े, सब कुछ बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो गई। डेमोग्राफी चेंज हुई मतलब बोले तो पॉपुलेशन बढ़ गई। जब पॉपुलेशन इंडेक्स हमारा ऊपर जाता है ना, पॉपुलेशन ग्राफ, तो क्या होता है, देखो हमारे पास एरिया ऑफ लिविंग तो उतना ही है, लेकिन जब कमोडिटीज़ भी उतनी प्रोड्यूस होंगी, तो लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस आ जाएगा। अनबैलेंस आता है ना, तो डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है, तो इकोनॉमी का एक रूल है, डिमांड जब ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे हमें क्या होगा कि उस चीज़ के प्राइस ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, आज बैंक हमें इंटरेस्ट कितना देता है? 6-6.5% इंटरेस्ट देता है, मैक्सिमम 7% देता है। कुछ बैंक 7.25 भी ऑफर करते हैं, बट 7.25 जो ऑफर करते हैं, हमारी इन्फ्लेशन कितनी है? 7.5 से 8%। तो जो पैसा हम बैंक से इंटरेस्ट में ले रहे हैं वही पैसा इन्फ्लेशन में जा रहा है। हमारी जेब में क्या आ रहा है? सिफर, जीरो। तो हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमने 1 साल रुपया रखा, 100 रुपया रखा, 100 रुपये का 107 रुपया हो गया, बट वो 7 रुपया हमारी जेब में कुछ नहीं आ रहा है। बैंक कहने को पैसा हम एफडी में इंटरेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, एक लोग सोचते हैं LIC, जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल फैमिली कल्चर है ना, जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, मोस्टली मिडिल क्लास जो बिलीव करता है वो LIC के अंदर ज़्यादा बिलीव करता है, क्योंकि LIC ने एक पैटर्न क्रिएट किया 1955-56 से, एक दादाजी के टाइम से हमारे चल रहा था कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC का जो अपना एक स्लोगन है, तो लोगों ने उसको फॉलो करना ज़्यादा चालू कर दिया। अब LIC ने क्या किया? LIC ने ये बोला कि हम आपको गारंटेड रिटर्न देंगे, गारंटेड स्कीम्स देंगे, गारंटेड रिटर्न देंगे। आदमी को क्या होता है, आदमी कहता है कि 100 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कहीं पे, तो 100 रुपये मेरे जाने नहीं चाहिए, गारंटेड चले, भले टाइम लग जाए। बट अगर आप जब ओवरऑल स्ट्रक्चर आप LIC के रिटर्न्स का निकालेंगे ना, तो आपको 7 to 8% ओवरऑल मिलेगा, वो भी इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहा है। अच्छा, आप PPF में आ जाइए या PF फंड में आ जाइए, प्रोविडेंट फंड में, या आप समझ लीजिए कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आपको कोई भी स्कीम उठा लीजिए, किसान विकास पत्र हैं या कुछ भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं या कुछ भी हैं, किसी में भी इंटरेस्ट 10% के ऊपर नहीं है, 10% के नीचे ही सब में इंटरेस्ट है। यहाँ स्टॉक मार्केट में क्या है कि मैं सिंपल से एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप रोज 1% भी अगर आप कमा रहे हैं अपनी कैपिटल के ऊपर, यू शुड बी थैंकफुल टू मार्केट, यू शुड प्रेस टू मार्केट एंड यू शुड गिव थैंक्स टू मार्केट। 1% इज नॉट बैड मनी इन अ डे। माई सिंपल स्लोगन, अगर आपने 20,000 रुपये डाला, अगर आप 200 रुपये कमा लिए, तो आपको मार्केट को थैंक्स करना चाहिए। 20,000 को 20,000 कमाने की कोशिश एक दिन में बिल्कुल ना करें। दैट इज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ द लाइफ विच यू आर अप्लाइंग इन योर ट्रेडिंग ग्राफ, ट्रेडिंग करियर। नहीं, मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा, बैंक में, LIC में, प्रोविडेंट फंड में, हर जगह प्रॉफिट लॉस नहीं होता, चाहे प्रॉफिट 1% ही हो, पूरे साल में 1% भी हो तो फिर भी प्रॉफिट होता है। सिर्फ शेयर मार्केट ऐसी है जिसमें प्रॉफिट तो हो सकता है मगर लॉस की कोई लिमिट नहीं है, पैसा का जीरो। लॉस की लिमिट देखो क्या होता है, हर आदमी की जो ज़रूरतें हैं ना, वो उसके फैमिली स्ट्रक्चर के साथ डिवाइडेड है। किसी की न्यूक्लियर फैमिली में 4 मेंबर है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली में 2 ही लोग हैं, कि मदर फादर, किसी की में दादा दादी 2 ही लोग रहते हैं। हर एक की फैमिली का स्ट्रक्चर ग्राफ अलग अलग है, तो हर एक फैमिली का जो ग्राफ अलग अलग है ना, तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली ज़रूरतें अलग अलग है। नहीं, जहाँ लॉस ज़्यादा होता है वहाँ एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है। की बात पे आ रहा हूँ। अब बैंक LIC की बात मैं करता हूँ, तो ये कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर है। हम टेक्नोलॉजी के साथ बहुत आगे बढ़ गए। आप समझिए 1999 या 2000 का टाइम जब था, उस समय नोकिया का एक फ़ोन आता था, जो किसी को फेंक के भी मार दो ना, तो वो फ़ोन नहीं टूटता था, उस आदमी का सर टूट जाता था, होता था। उस जमाने में कैनन एक कंपनी आई थी जो कैमरे का काम करती थी, कोडेक कंपनी थी, मोटरोला का फोन था, अपट्रॉन टीवी था, अपट्रॉन था, BPL था, ठीक है, आपको पता होगा। एक कंपनी आती थी ऑलवेन,
ऑलवेन फ्रिज था, फ्रिज आता। और एक कंपनी आती थी कैल्विनेटर, कैलविनेटर ऑलवेन सेम था, सिर्फ स्टिकर के फर्क होता। ठीक इसी का फर्क होता था। और उस जमाने में एक अपट्रॉन का टीवी आता था ना, शटर वाला टीवी आता था, शटर खोलो शटर टीवी, वेस्टर्न, जेके टीवी, टीवी, बीपीएल का टीवी आता था। ये कंपनियां सारी आज बंद हो गई। क्यों हो गई पता है? रीजन एक ही चीज का है, उन कंपनियों ने अपने जो उनकी मॉडल्स ऑपरेंडी थी ना उसको चेंज नहीं किया। जो वर्क ऑफ एरिया था ना, इंटरेस्ट के हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई। चाइना की जो इनोवेशन था, चाइना का रिसर्च था, हमने बहुत सारी चीज़ें अपना क्या है, जगह जगह थोड़ा थोड़ा इनोवेशन लिया हुआ है, उसको हमने डेवलप किया है मैन पावर लगा के। अब चाइना का जो क्या बोलते हैं, हम जो डेवलप कर रहे हैं वो मैन पावर को अपनी तरफ इंगेज कर रहे हैं कि हम उनके इनोवेशन तक पहुंच पाएं। अब क्या हो रही हैं चीज़ें, क्या हो पा रही हैं कि वो जो कंपनियां बंद हो गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया, उन्होंने अपना थिंकिंग थॉट प्रोसेस चेंज नहीं किया, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, वे ऑफ वर्किंग चेंज नहीं किया। दुनिया आगे बढ़ रही थी तो लोग कहाँ चल पड़े? लोग चल पड़े सैमसंग के साथ में। पहले 1980s और 90s के दौर में आपको पता होगा, तब हम छोटे हुआ करते थे, एक अंतरदेशी लिफाफा आता था, बिल्कुल बिल्कुल, और एक पोस्ट कार्ड आता था, वो टिकट ऊपर छपी होती थी। ठीक है, आपको पता होगा 75 पैसे का मिलता था। तब दूरभाष जो मिलता था हमारा, वो नंबर मिला के, फोन उठा के नंबर मिलाने वाला मिलता था। तो हमको फोन मिलाना होता था किसी को, तो हम फोन उस पर मिला के बात करते थे। और हमें एक दौर आया जब हम पीसीओ जाने लग गए थे, जगह जगह पीसीओ खुल गए थे, जहाँ पे 1 रुपये डालिए तो आपको 2 मिनट तक बात होती थी, और फोन ऑटो कट हो जाता था 2 मिनट के बाद में। वो जमाना आपने भी देखा होगा, वो जमाना मैंने भी देखा है। तो वो टेक्नोलॉजी आई, वो दौर बदला, बहुत से लोग बदल गए। एलईडी आई, एलसीडी आई, एलईडी आई, एलईडी का दौर आ गया, एलईडी में पतली स्क्रीन आ गई। फिर क्या हुआ? इंटरनेट आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया। पहले इंटरनेट क्या होता था? इंटरनेट में डाटा मिलता था 200 रुपये का 1 GB डाटा। आज की तारीख में 200 रुपये में क्या मिल रहा है? 1 GB डाटा मिलता था, पूरे महीने चलाना पड़ता था। आज 1 GB डाटा पर डे का मिल रहा है। दैट इज अ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग कहाँ जा रहे हैं? लोग वही पीछे ट्रेडिशन में चल रहे हैं कि उनको बैंक एलआईसी की तरफ ही चल रहा है। आटा महंगा हो गया, डाटा सस्ता हो गया कहते हैं। आटा महंगा, डाटा सस्ता हो गया, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन लोग क्या है ना, अपने आप को पीछे वाले स्ट्रक्चर से निकल के आपको आगे आना पड़ेगा, अगर आपको अपने आप को आगे खड़ा करना है तो। 9 रुपए की कॉल सुनने की होती थी, 16 रुपए करने की होती थी 1 मिनट की। तो वो इंटरनेशनल कॉल होती थी। इंटरनेशनल नहीं, ये जो मोबाइल शुरू हुआ, वो आप पेजर का दौर बता रहे हैं, 1996-97 के टाइम की बात है। पेजर आया 6 महीने में खत्म हुआ। जो मोबाइल आया था मुझे अच्छे से याद है, 96 में, उस समय मैं इंटर में था, तो ब्लैकबेरी का आया था। ब्लैकबेरी का आया था। ब्लैकबेरी की डिमांड बहुत थी, इसमें लंबा वाला फ़ोन होता था। वो फ़ोन में लोग गाने सुनते थे। आज लोग कोई एफएम और रेडियो सुनना पसंद नहीं करता ज़्यादा, आज लोग सुनना पसंद। फिर रिलायंस ने 500 का निकाला। पुराने लोग हैं, आजकल पुराने लोगों ने थोड़ा अपने आप को चेंज किया है, तो वो एक कारवा, एक वीडियो रेडियो आता है, कारवा सुन लेते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे गाने हैं। तो मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी के साथ जो चेंज नहीं होते ना, वो एक टाइम बाद खत्म हो जाते हैं। अब आपने रिस्क की बात करी थी, रिस्क जो है ना हर चीज़ में इन्वॉल्व है। मैं कहता हूँ आपको, हर आदमी को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मेरे को अगर मेरी औकात केवल 2000 लूज़ करने की है, तो मैं 2000 लूज़ करने के बाद उस दिन काम नहीं करूँगा। जिसको अपनी औकात पता नहीं होती ना, वो आदमी तो कुछ भी खेल सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि मेरे को मेरी लिमिट पर कहाँ तक रिस्क लेना है। ये कोई जुआ नहीं खेल रहा बैठ के ताश के पत्ते खेले कि उसमें जो है 3 पत्ते इक्के के आने वाले हैं, 3 पत्ते इक्के के आएंगे तो मैं जीत जाऊंगा और मैं सारा पैसा बटोर के अपनी चादर में डाल के ले जाऊंगा। ऐसा नहीं हो। जो सिस्टम स्टॉप लॉस का है, उसका बेनिफिट है स्टॉप लॉस लगाने का? स्टॉप लॉस इज द किंग ऑफ मार्केट। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जैसे आप खाना खाते हो ना, आपको पता है कि अभी 4 रोटी की डाइट है, तो 4 से 5वीं खाओगे तो क्या होगा? पेट खराब होगा। तो स्टॉप कहाँ लगा हुआ है? माइंड में लगा हुआ है। माइंड को आपने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि 4 के बाद 5वीं नहीं खानी है। ये कौन बता रहा है? माइंड बता रहा है। माइंड नहीं, मुश्किल होगी नहीं होगी, ये माइंड को इंस्ट्रक्शन किसने दे रखा है? माइंड को हम उतना ही करते हैं जितना हमको बताया जाता है, जितना हमने माइंड को ऑर्डर दिया होता है। हम उतना ही कम आते हैं जितना हमको माइंड ने बोला होता है। हम उतना ही आगे बढ़ते हैं जितना हमको माइंड ने बताया है। माइंड को किसने बताया? हम ही ने बताया कि यार हमको 1 लाख रुपए ही कमाना है, तो माइंड हमारा 1 लाख रुपए कमाने में लग जाएगा।
हमें अगर 5 लाख कमाना है, माइंड से पूछेंगे अपने कि यार 5 लाख कमाने के रास्ते बताओ, तो माइंड 5 लाख कमाने के रास्ते वे ऑफ अर्निंग टू 5 lakhs उसमें लग जाएगा, क्योंकि हम जितना माइंड को खाना दे रहे हैं ना उतना ही वो हमको प्रोड्यूस करके दे रहा है। वो 5 लाख कमाने के तरीके भी बता देगा। अगर हमें 1 करोड़ कमाने की चाहत है तो वो 1 करोड़ कमाने की चाहत रखेगा। हिंदुस्तान में 85% लोग, हिंदुस्तान जैसे शहर देश के अंदर 85% लोगों को यही नहीं पता होता उनको लाइफ में करना क्या है। इट्स द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ द लाइफ। 85% तक लड़का जो है इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पापा से पूछता है पापा मैं यहाँ नौकरी कर लूँ, उसको पता ही नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है। उसको बिगेस्ट ट्रूथ है लाइफ का। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एक पेपर के सीवी के ऊपर जो जॉब मिलती है, स्टॉक मार्केट अगर वो कायदे से 2 साल 3 साल लग के सीख लेना तो पूरी लाइफ एक ऐसा बिजनेस है जो आप पूरी लाइफ कमा सकते हैं पैसा, सिस्टम पैटर्न फॉलो की। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग में ही काम करते हैं और कोई काम ही नहीं करते। बहुत लोगों को जानता हूँ मैं। तो वो कोई आपसे ट्रेनिंग लेके कोई कामयाब हुआ कोई सर ट्रेनिंग देखो मैंने क्या, मैं बताता हूँ, मेरे को पढ़ाने का कीड़ा है। नहीं कीड़ा वो जो कामयाब लोग कितने हैं? कामयाब लोगों में सर देखो ऐसा है कि मेरे से चीज़ें लोग सीख लेते हैं, ठीक है, और मेरे से जिन्होंने सीखा आज तक, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने नाम लिया तो फिर मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं उनको बोलता भी नहीं कि आप मेरे बारे में कुछ नाम लीजिए या कुछ बोलिए। मैं देखो सर एक चीज़ मानता हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल। मैं किसी को नीचा दिखाता नहीं हूँ मार्केट में, और अगर कोई बोलता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं प्रणाम कर देता हूँ। मेरी एक आदत है, व्हाट्सएप पर अगर कोई बोलता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो प्रणाम कर, मौन से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। मैंने ये बात आपको बताता हूँ मैंने कहाँ से सीखी। मैं नरेंद्र मोदी साहब को देखता हूँ, नरेंद्र मोदी साहब पे आप कभी भी आप कुछ कमेंट कर लीजिए, कभी भी कोई बंदा कुछ बोल दे, कोई अपोजिशन बोल दे, कहीं कुछ बोल दे, वो बंदा ये रिप्लाई नहीं करता है, वो बंदा जवाब ही नहीं देता है। ये बात, ये क्वालिटी मैंने उनके अंदर ऑब्जर्व करी, और वो बंदा कहीं पे भी किधर भी जवाब नहीं देता कि आप अपने काम से रिप्लाई कीजिए। और मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको VGTA की क्वालिटी क्या है, VGTA आपको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कराएगा, ट्रेडिंग नहीं कराएगा, पैसा नहीं लगाएगा, वैसे ही करना, प्रैक्टिस कराएगा, आपको बताएगा कि ये यहाँ समझो लगा दिए पैसे, ये चीज़ें बन रही हैं ना, अगर ये चीज़ें बन रही हैं और इस तारीख को बन रही हैं तो उसका मतलब क्या है। सक्सेस पाने के लिए आपकी लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। इतने बड़े बड़े लोग बने हैं आज तक की तारीख में ना, देखो कहते नहीं गुड़ हो गया चेला चीनी हो गया, मेरे से जो लोग सीख के गए ना उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत लोग नुकसान करे बैठे थे, और छोटा मोटा नुकसान नहीं, गोल्ड सिल्वर जैसी कमोडिटी के अंदर बर्बाद हो चुके थे, क्रूड ऑयल में बर्बाद हो चुके थे, कॉपर में बर्बाद हो चुके थे, ख़त्म हो गए लोगों के परिवार, घर बिक गए। मेरे पास रोते हुए लोग आते हैं, मैक्सिमम मेरे पास वही बंदे आते हैं जो मार्केट में बहुत नुकसान कर चुके हैं, जिन्होंने बहुत पैसा तोड़ चुके हैं अपना। मेरे पास वही बंदा आएगा और रोते हुए आएंगे। किसी को एडवाइज़र ने डुबो दिया, किसी ने किसी के कहने पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ऐसा आपने पूछा स्टॉप लॉस लगाने से। मैं स्टॉप लॉस की बात बताने लगा हूँ। मैंने स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया कि कोई शेयर खरीद लिया, 10 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, वो 2 मिनट में 10 रुपये स्टॉप लॉस उठा के ले गया, तो फिर दोबारा 30 रुपये ऊपर चले गया। सर मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसको बोलते हैं पंपिंग एंड डंपिंग। एक फॉर्मूला है मार्केट के अंदर, पंपिंग एंड डंपिंग। क्या होता है, माल डंप किया जाता है। आप जो भी सौदा लगाते हो ना उसको बहुत हद तक ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट जो होती है ना उस रेट तक कोई ना कोई बैठा होता है। मतलब ऐसे मान लीजिए अगर कोई स्टॉक अगर 105 रुपये चल रहा है और आपने 100 रुपये 75 पैसे की बिड डाली है बाई करने की, तो वो सौदा मीटिंग कब होगा। मेन बात में है, आपकी जो ट्रेनिंग अकेडमी है उसमें आप क्या गाइड करते हैं कि लोग कोई भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, 20 लाख 25 लाख लगा के शुरू करते हैं, और ट्रेडिंग एकेडमी में आप क्या बताना चाहते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा इनकम घर चलाया जा सकता है। इस बाज़ार में पैसा आप कितना भी ले आओ कम है, लेकिन लाने से पहले पैसा आप डाल कहाँ रहे हो। जैसे आपने ट्रेनिंग की बात, डालना किस में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करने के लिए 5000 स्क्रिप्ट है मार्केट के अंदर, करना किस में वो इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्क्रिप्ट में मूव आने वाला है या आ सकता है, कैसे किसको पता चलेगा, नोबडी नोस। तो
आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पे करना इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं छोटी सी बात करूं कि दिसंबर से अभी जनवरी चल रहा है, आज हम लोग इधर पॉडकास्ट कर रहे हैं, 10 जनवरी के आसपास का टाइम है। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे डेज़ का तो ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर 90 दिन हो गई है और ऑलमोस्ट 95 डेज़, ठीक है। 95 डेज़ में अगर हम कैलकुलेट करके मोटा मोटा निकाल दें 25 दिन निकल जाएंगे, 70-75 दिन मोटा मोटी आएंगे, 60-65 दिन आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड का शेयर और मसगांव डॉक देखें, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं मार्केट में, ऑलमोस्ट 30 to 40% करेक्ट हो चुके हैं। क्यों करेक्ट हुए? और बहुत मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से लोगों की कम्युनिटी को मैं जानता हूँ जो इसके अंदर फंसे हुए हैं और मजबूती से फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं पता है? क्योंकि जब मैं उनको बोलता था ना कि सर ट्रेनिंग ले लो, उनसे ट्रेनिंग ले लो, तो वो बोलते थे कि अरे इससे कुछ नहीं होता, ये सब टाइम पास है, कुछ नहीं होता इनसे। आज फंस गए ना, आज मेरे को फ़ोन करते हैं कि विभू आप मुझे बताओ कि ये कब से उठना शुरू करेगा। हमने बोला सर इसमें आप तो कमा रहे थे पैसा, आप मुझे दिखाते थे अपना PNL कि 70,000 मैंने कमाया, 80,000 मैंने कमाया, 1 लाख कमाया, आज आप मुझको फ़ोन कर रहे हैं। तो कहते थे कि यार वो जो हो गया सो हो गया, छोड़ो जाने तो यार, अभी मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे ये बताओ कि ये शेयर कब से ऊपर जाएगा। मैं कहता हूँ सर, उनको एक ही चीज़ बोला, सर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तब आते हैं मेरे पास में कि जब मैं आपको मना कर रहा था कि सर इन्वेस्टमेंट मत करो मत करो, अभी आप यकीन मानोगे 1230 रुपये का उनके पास में मेरे जानने वाले हैं IRCTC पड़ा हुआ है, आज 850 का भाव है। यकीन मानोगे, खून के आंसू रोता होगा बंदा। 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बंदे का अपना खुद का, और कितना हो गया होगा सोचोगे? 30 लाख रुपए रह गया अभी। 1 करोड़ 70 लाख तो चला गया। शेयर बाजार में 2 लोग पैसा नहीं कमा सकते, एक जो झूठ बोलते हैं और धोखाधड़ी करते हैं वो लोग, और एक वो लोग जो विदाउट ट्रेनिंग और जो सट्टेबाजी करते हैं। 2 लोग कभी पैसा नहीं कमा सकते। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, हमने 10 लाख से काम शुरू किया, 10 का 12 हो गया। कोई ऐसा नहीं करता कि वो 2 लाख निकाल लें घर के खर्चे। ये बड़ा मिस्टेक है। 10 का 12 कमाने के बाद में उसको 12 कहता है और ज़्यादा तो 15 करने के चक्कर में रहते हैं। मैं कहता हूँ 10 का 2 निकालो। हाँ निकालो, इनकम निकालो, कम निकालो, 20% घर पे लेके जाओ, घर का खर्चा निकले, बाकी खेलते रहो। खेलते मत रहो। मैं फिर बोलता हूँ सर ये मेंटेलिटी साइकोलॉजी गलत है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, खेलना है ही नहीं बाजार के अंदर, खेलना नहीं है। जिस दिन लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों के मन से, यूरोप में 65 to 70% पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन मार्केट एंड दे आर द रियल ट्रेडर्स। इन इंडिया इज 12 to 14% ओनली इन्वॉल्व्ड। कोरोना के बाद से जो अकाउंट खोले हैं ना, वो भी इसलिए खोलें क्योंकि सबको लगा कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाली है। लोगों ने कमाए पैसे, ऐसा नहीं पैसे नहीं कमाए पैसे, जुए से पर वही वाली बात है ना, कमाए पैसे पर सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया। जैसे हम अपना काम करते हैं, वो साइड बिजनेस है, जाते रहते हैं पैसे। अगर ये मेन बिजनेस ही वो रखना, फिर तो सर देखो, आप कोई भी धंधे में रहो, मैं कहता शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ कि धंधे में, आप किसी भी धंधे में रहो, आपके अंदर एक डिसेंसी होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और आपको अपनी चीज़ों का प्लस माइनस पता होना ज़रूरी है कोई बिजनेस के अंदर। इवन मैं बोलता हूँ कि मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, मैं इवन बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि जो दुकानदार दुकान मेडिकल शॉप लेके बैठ रहा है, जिसमें वो 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, उसको भी नहीं पता होता कि ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरी दुकान पे कितने मरीज चढ़ेंगे, जबकि दवाइयाँ उसने हर तरह की भर रखी हैं। हाँ वो इन्वेस्टमेंट है, और जबकि दवाइयों की डेट एक्सपायरी है। हाँ वो लॉस है। लॉस है ना, कंपनी भी रिटर्न नहीं लेने वाली है। हर 6 महीने में एक्सपायरी आनी किसी न किसी दवाई की। तो और अगर मान लो उस बीमारी का पेशेंट ही उसकी दुकान पे नहीं चढ़ा तो दवाइयाँ तो बिकने वाली है। वो सेम चीज है। ये शेयर हम, तो वहां पे तो सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा लॉस, वो पूरा टोटल लॉस है। कोई शेयर मार्केट का, वो भी एक तरह से फाइनेंशियली लॉस है। मेंटल स्ट्रेस में, और मैं अच्छी बताऊं, लोग शेयर मार्केट में ना ट्रेड करके अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी में डाल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, अपने डिप्रेशन के लिए योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं कि मैं डिप्रेशन से बाहर आऊं, इस हैबिट को छोड़ पाऊं। मैं डिप्रेशन से निकलने के लिए शेयर मार्केट में, कि डिप्रेशन में था
कि यार इधर टाइम पास हो जाता, बढ़िया हो जाता। टाइम पास बढ़िया होता है। मैं इवन बहुत सी कम्युनिटी को जानता बहुत हूँ, ज़्यादा ठीक है? involvement हो बहुत जो रिटायर्ड लोग हैं ना, वो सुबह 10 बजे आते हैं ब्रोकर के यहाँ, चाय पीते हैं, ठीक है? चाय पीते 10 से 3 देखते हैं, अरे वो टाटा मोटर देखो क्या चल रहा है, अरे वो देखो टाटा स्टील क्या चल रहा है, अरे एक शेयर ये बाई कर लो, वो एक शेयर वो बाई कर लो, शाम को 100-200 रुपये कमाएंगे, उठेंगे चाय पी के चले जाएंगे। मेरे बैंक के रिटायर्ड लोग हैं ना, वो मैं एकदम ब्रोकर को पूछा, यार अब एक चीज़ बताओ कि ये बंदा आपके यहाँ आता है, काम वो 2 शेयर में करता है, वो 2-2 शेयर करके दिन भर में 4 शेयर खरीदे बेचेगा, वो आपके यहाँ चाय भी पीता है, बिस्किट भी खाता है, और आपके यहाँ वो दाल मोट भी खा के जाता है, नाश्ता भी करके, समोसा भी कभी आता है, समोसा भी खा के जाता है। तो मतलब आप ओवरऑल खर्चा मानोगे जितना तो दलाली नहीं देता, उतना तो वो खा पी के चला जाता है। तो वो क्या बोला पता है विभू, क्या होता है कि वो मेरे को बोला वो आदमी कि हम क्या है कि हम किसी आदमी को छोटा बड़ा नहीं समझते। पहली बात, धंधे में कौन सा आदमी कब क्या, छोटा आदमी कब बड़ा धमाका कर दे पता नहीं होता, ठीक है? जो मेरे पास बुढ़े आते हैं ना, उनसे मैंने रिलेशन बनाया है। वो रिलेशन से आज मुझे, ठीक है, उसने 3 बड़े क्लाइंट दिए हैं। वो 3 बड़े क्लाइंट ना मेरे लिए 300 क्लाइंट के बराबर है। निकलते उससे निकलते हैं। 3 क्लाइंट मेरे लिए 300 क्लाइंट के बराबर है। वो एक क्लाइंट अकेला 100 के बराबर है। आप समझ रहे हैं? मतलब एक अकेला क्लाइंट इतना काम कर लेता है मेरे पास में कि मुझे 100 क्लाइंटों के पीछे भागना नहीं पड़ता। मैं 15 लाख दे चुका हूँ कमीशन, 2-3 लाख अपना गोया होगा, 15 लाख कमीशन कमा चुके हैं मेरे से। मुझे बड़े फ़ोन आते हैं हमारी कंपनी में। हमारी क्यों कमाते हैं पता है? क्या होता है? द लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लोगों को पता ही नहीं होता है। इवन मैं अगर किसी को बोल दूं अगर आज की तारीख में ना कि आप अपना एक बार ब्रोकिंग का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें देखिए कितनी ब्रोकरेज लगी है, क्या लगी है, 80% 90% लोग देखते ही नहीं है। देखते नहीं है, बिल्कुल यही बात मैं इनको मैंने खाया। ब्रोकरेज कितनी लगी है नहीं देखते लोग। कंपनियां जो है ना, आपको मैं बताऊं, रियलिटी बता रहा हूँ, कंपनियां रियलिटी, कंपनी की रियलिटी इसके लोग ऑनलाइन के चक्कर में बताते हैं। कंपनी कब रातों रात उठ जाएगी किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। वो पैसा लेके बाद कार भी ब्रोकिंग गया, कार भी हमारे, हाँ हमारे, हाँ। उसके बाद बसंत महेश्वरी चला गया, बीएमए चला गया, बोनांजा बंद हो गया। क्योंकि वो जब मार्केट यहाँ गिरती है कंपनियां बंद होती। कंपनियां बंद होती क्योंकि ये कंपनियां एक्सचेंज को पैसा नहीं भर पाती, क्योंकि क्लाइंट्स पीछे से डिफॉल्ट कर जाते हैं। वहाँ पे हाँ क्लाइंट डिफॉल्ट कर, क्लाइंट डिफॉल्ट करेगा तो कंपनी कहाँ तक अपना पैसा भरेगी? कंपनी का मालिक भी कहाँ तक पैसा एक्सचेंज को भरेगा? एक्सचेंज को मतलब नहीं है पैसा आप कहाँ से लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। एक्सचेंज को मतलब नहीं है। एक्सचेंज को तो अपना पैसा शाम को, भैया एक्सचेंज एक दुकान चला रहा है, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसको मतलब नहीं है आप पैसा कहाँ से भरो। आपके क्लाइंट ने काम किया है ना, तो जिम्मेदारी ब्रोकर आप हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको पैसा जमा करने का है क्लाइंट के बिहाफ पे। आपने जमा नहीं किया तो ब्रोकर कहाँ तक भरेगा? एक दिन हमने कैलकुलेट किया, इन्होंने, मैंने पूछा आज कितना प्रॉफिट हुआ, 1700 प्रॉफिट हुआ। लो देखते हैं आज की ब्रोकरेज देखते हैं, सारा कैलकुलेट किया, दिन में इतना सेल किया, इतना परचेज किया, इतना करके टोटल वो उससे ज़्यादा जो खर्चा पड़ा हुआ था, तो हम सोच रहे थे प्रॉफिट है। एक्चुअली प्रॉफिट नहीं होता, वो तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वो लिमिट का ब्याज भी पड़ता है, वो खर्चे भी, जीएसटी डालते हैं बहुत। लिमिट क्या होता है? लिमिट क्या होता है? सपोज मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे उन्होंने उनका एक माइंडसेट होता है। उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, उनको दिख रहा है, उनको लगता है कि ये शेयर ऊपर, और सच में ऊपर जाने वाला होता है। अगर मान लीजिए जाने वाला है, ऐसे मान लीजिए किसी को इस समय इस लेवल पे बहुत सारे ब्रोकर एक्टिव होंगे, बोलेंगे भैया बाजार 2300 2300 आ रही है, ले लो माल, दबा के ले लो माल। रियलिटी बताता हूँ, अभी 20,300 आ जाएगी ना, सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे, कोई नहीं आएगा सामने। तो बैच चढ़ती है ना, दुनिया आके बोलती है अरे ले लो माल ले लो, ये भी सस्ता मिल रहा है, वो भी ले लो, ये भी ले लो। पूरा गांव दे के हल्ला मचा के, पूरा गांव शोर 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 शोर, सब माल भरना शुरू कर देते हैं। सबसे अच्छा आइडिया बता रहा हूँ, अगर आपको शेयर बाजार समझना है ना, तो अपने नुक्कड़ के पान वाली दुकान पर खड़े हो जाइए, उसको पूछिए भैया सोना चांदी क्या लगता है, या शेयर बाजार में क्या लगता है? भैया बाबूजी बाजार बहुत बढ़ गया है, अब टूटना चाहिए। अगर तुम्हें पान वाला सलाह दे रहा है टूटने की ना, तो समझ जाओ भैया बाजार में भी तेजी बाकी है। और जिस दिन पान वाला ये कह दे कि नहीं भैया बाजार बहुत नीचे है और बाजार ऊपर है, ठीक है, तो मतलब समझ लो कि उल्टा है उसका मामला। अच्छा, वो उल्टा है। जो पान वाला बोले ना, पान वाला भी अगर आपको खबर दे, तो पान वाले के पास खबरें कहाँ से आती? पान वालों के पास 4 सोर्स से खबर आती है शेयर बाजार की, क्योंकि दुनिया की सारी डिस्कशन तो पान वाले की दुकान पे होती है। पान की दुकान पे सारी डिस्कशन होती हैं।
उससे बने जगह कोई नहीं है आपको सिर्फ समझने के लिए। एक बेसिक रॉ आइडिया है। और जितने भी, मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कि जितने भी आप, एक हार्ड मेंटेलिटी बायस होता है। इसमें लोग क्या करते हैं, लोग सुनते हैं कि मेरे काका जी ने पैसा लगा दिया, मेरे चाचा जी ने पैसा लगा दिया, मेरे मामा जी ने पैसा लगा दिया, तो हम भी लगा देते हैं। मतलब काका जी भी जा रहे हैं ना, तो साथ में हमको भी ले जाएंगे। काका जी तो डूबे डूबे, हमको भी ले डूबे। जब हम देखते हैं, मार्केट देखते हैं, बहुत से शेयर हैं, बहुत से स्टॉक्स हैं, देखकर कई जो हैं वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं कि उसका जो कीमत है 700 है, दिन में 800 हो गई। कई वो वहाँ ही खड़े रहते हैं, 2 रुपये होते जाते हैं, 2 रुपये नीचे आते हैं, 2 रुपये नीचे। कैसे सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन सा जो है आप कि कहाँ इन्वेस्ट करें, वो कैसे सिलेक्ट होता है? देखो सर, क्या होता है कि मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप किसी भी चार्ट को देखने, किसी भी स्टॉक को पकड़ने के लिए ना, उसका वीकली चार्ट देखो। लोग एनालिसिस कहाँ से करते हैं? डेली चार्ट से करते हैं। द बिगेस्ट रॉन्ग थिंग। आपको घर की पहचान करनी है ना, तो घर के बुजुर्ग आदमी को सबसे पहले देखोगे, सबसे बड़ा पेड़ है ना उसको देखोगे। मैं बहुत अंदर की चीज बता रहा हूँ। आप सबसे पहले बड़ी कैंडल देखो। बड़ी कैंडल मतलब क्या? बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल, बोले तो साल, ईयरली कैंडल। अच्छा, ईयर में क्या किया उस स्टॉक ने। फिर आओ मंथली पे आओ, फिर आओ वीकली पे आओ। आप देखो मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, वीक बाय वीक वो स्टॉक कर क्या रहा है। तब डेली पे जाओ। तब डेली पे जाओ। डेली के बाद उस पे आपको पता लग गया वीकली में शॉर्ट है, वीकली में कोई स्टॉक गिरने की तैयारी में है, तो डेली चार्ट के ऊपर आप उसको खरीदने वाले सिग्नल मत ढूंढो, आप उसको ढूंढो बेचने वाले सिग्नल, कि कहाँ मैं बेच सकता हूं, क्योंकि वीकली चार्ट पे सेल हुआ पड़ा है। वीकली चार्ट पे कोई चीज अगर सेल हो गई तो उसको डेली चार्ट पे क्यों खरीदोगे भाई? लोगों को पता ही नहीं होता है। लोग डेली कैंडल देख के 2-4 इंडिकेटर आते हैं, उनको लोग बताते हैं, एक RSI पढ़ाते हैं, एक सुपर ट्रेंड पढ़ाते हैं, एक MACD पढ़ाते हैं, और एक आपका बॉलिंगर में इचिमोकू, यही सब उनको इंडिकेटर पढ़ाए जाते हैं। यही अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। डंडी ऊपर होती तो बाय कर लेते हैं, डंडी नीचे होती तो सेल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही फंस जाते हैं। ऐसा ही है। नीचे गया, यही होता आया है, युगों युगों तक यही होता जब नीचे से रहेगा। नीचे और नीचे चल जाता, मर जाता। वो ऐसे ही मरते हैं। ऐसा 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 चलता रहा, कमाते रहे। 200 रुपया, 400, 500 गया, 2000 नीचे चले गया। जब नीचे गया हम पकड़ ही नहीं सकते उसको। सर, ये जो स्टॉक मार्केट है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, WD गैन। वो क्या है? आप जो बात कर रहे हैं ना, ये विलियम डेल्बर्ट गैन की बात कर रहे हैं। ठीक है। मार्केट में एनालिसिस देखिए सब लोग करते हैं, एनालिसिस सब लोग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। कोई RSI पे काम करता है, कोई बॉलिंजर पे काम करता है, इंडिकेटर्स पे काम करता है। मैं गैन पे काम करता हूँ। मैं गैन को पिछले 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं। खुद का अपना एक्सेल डेवलप किए हैं, खुद की चीज़ें मैंने बनाई हैं। उन चीज़ों को जिनको इंटरेस्ट है वो मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको एक एप्लीकेशन के थ्रू उनको अवेलेबल करा सकता हूँ, जिसमें काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे लेवल्स दिए जाते हैं, जिनको वो पहले प्रैक्टिकल बैक टेस्टिंग कर लें, उसके बाद वो उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। ट्रेनिंग लेके उसको प्रॉपर तरीके से, उसको प्रॉपर एनालाइज करके, समझ के, उसको अपनी ट्रेडिंग में एज आ एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक गैन की बात आप कर रहे हैं, गैन जो थे वो 1878 में बॉर्न हुए थे। 1900 में उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा, लेकिन उनको बहुत लॉस हुआ। 1910 तक वो स्टडी करने वापस गए। 10 साल का सफ़र उनका स्टडी का रहा, और उन्होंने मार्केट में लॉ वाइब्रेशन डेवलप किया। लॉ वाइब्रेशन, उनका कहने का मतलब था कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न जुड़ा हुआ है। कुछ नेचुरल साइकिल्स हैं, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कॉज होते हैं, वो हर चीज़ के पीछे जुड़े होते हैं। उन्होंने सोयाबीन में ट्रेड करने के लिए 500 साल का डाटा निकाला था। अच्छा, 500 ईयर्स का।
और डाउ जोन्स में ट्रेड डाउ जोन्स की बहुत सारी प्रेडिक्शंस करते थे, और उन्होंने अब्राहम लिंकन की डेथ के बारे में पहले बता दिया था, और उन्होंने कॉफ़ी के ऊपर एक लेटर भी लिखा है 1954 में, एक लेटर मिल जाएगा आपको, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को यूज़ किया है। ऐसे एस्ट्रोनॉमी को यूज़ किया है बिकॉज गैन वॉज अ ज्योमेट्रिकल मैथमेटिशियन। वो ज्योमेट्री को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना जानते थे, ठीक है। उन्होंने मार्केट में पाइथागोरस को बहुत अच्छे से अप्लाई किया है, मार्केट में उन्होंने हेक्सागन पे काम किया है, मार्केट में उन्होंने सर्किल चार्ट पे काम किया है। 360 डिग्री को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। मार्केट में 360 डिग्री का बहुत बड़ा रोल है, लोगों को पता नहीं है। 360 डिग्री का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारी आपकी लाइफ, सबकी लाइफ ना 360 डिग्री में ही घूम रही है। सबकी लाइफ 360 डिग्री का ही चक्कर है, गोल चक्कर है, सर्किल जिसको हम बोलते हैं, उस सर्किल में सब कुछ घूम रहा है, ठीक है। इस सर्किल्स पे उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो जो आप टाइम पर काम करते हो, जो कहते हैं टाइम देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जो गैन है वो भी इस पर करते थे क्या? बहुत ज़्यादा करते थे वो, टाइम को ही इम्पोर्टेंस देते थे। उनका एक कंसेप्ट था प्राइस एंड टाइम स्क्वायर थ्योरी, कंसेप्ट था। उसके अंदर वो बोलते थे कि प्राइस और टाइम जब दोनों एक साथ एक लेवल पे आके स्क्वायर होंगे तब मार्केट में रिवर्सल आएगा। लोगों को पता ही नहीं रिवर्सल कब आएगा। लोग बोलते हैं कोई बता ही नहीं सकता कि बॉटम तो सच में कोई नहीं बता सकता, टॉप कोई नहीं बता सकता मार्केट का, कोई नहीं पकड़ पाया आज तक। बट गैन ये बता देते थे कि मार्केट में जो है अब रिवर्सल आना चाहिए, या उनको लगता था कि उनकी साइकिल के हिसाब से जो है अभी मार्केट टॉप जोन में चल रही है। अब जैसे में क्या होता है कि मार्केट गिर रही, लोग हर लेवल पे बाई करते चले जा रहे हैं, जबकि मैं मना कर रहा हूँ भैया बाई मत करो। क्यों बाई ना करो? मैं इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि मैं 2025-26 क्यों बोल रहा हूँ। 1942 से पहले आप चले जाइए 1870, 1857, तो अप्रॉक्सीमेटली टाइम कितना आएगा? 84 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेटली आएगा। दैट इज द यूरेनस नंबर। 84 ईयर्स का साइकिल है शायद, ठीक है। 2042 में 84 आप ऐड कर दीजिए, टाइम आ रहा है 2026 का। 1857 से आप बैक हो जाइए 84 ईयर्स आप पीछे चले जाएंगे, तो टाइम आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1757 का, जहाँ पे 57 का एक्सेट का टाइम आएगा। ऐसे आई थिंक आप कैलकुलेट कर लेना, 30, 50, 80, 57 ऐसे आएगा। उस समय शायद प्लासी का वॉर हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वो जो नंबर है ना 84 ईयर्स का, वो हर एक साइकिल अब रिवर्ट हो रही है, साइकिल अब रिवर्स हो, मतलब क्या बोलते हैं, रिपीट हो रही है 84 ईयर्स की। अच्छा, तो उसके हिसाब से मैं एक कैलकुलेशन है मेरी, और साथ ही साथ भविष्य मल्लिका में भी लिखा हुआ है ये चीज़ कि 2026 जो है बाज़ार की स्थिति के हिसाब से बहुत ख़राब है, शेयर बाज़ार की स्थिति के हिसाब से, क्योंकि भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर होने के बहुत हद तक चांसेस हैं, और अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो इन केस, मैं तो चाहता नहीं कि कोई भी कंट्री आपस में वॉर करे, बट बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स हुए, नास्ट्राडामस हुए जैसे, और भविष्य मल्लिका में जो लिखा हुआ है उसके अंदर उन लोगों ने बोल के रखा हुआ है कि 2026 में युद्ध होने की प्रबल संभावना है। तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ कि 2026 में अगर वॉर हुई तो इक्विटी पूरा मेल्ट होगा। अगर इक्विटी मेल्ट होगा तो फिर बाइंग करने का अभी कोई मतलब बनता नहीं है। एक सवाल मेरे जहन में आया, जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर इक्विटी इशू करती कोई, हाँ, तो लोग उस पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो जितने सबको लॉट हो जाते हैं। फिर वही शेयर जो अपने डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं, फिर जब डिमांड बढ़ती है उसका रेट बढ़ जाता है, जब डिमांड कम होती है उसका रेट डाउन हो जाता है। हम जो जिन लोगों के पास शेयर होते हैं आपस में बेचते खरीदते रहते हैं। जब एक कंपनी का शेयर नीचे गिरता है, जहाँ ऊपर उठता है, कंपनी को कोई फ़ायदा या नुकसान होता है? को लोगों को ही होता है। देखो, कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रक्चर जो होता है ना, कंपनी जो भी चलती है, या कंपनी की शेयर परफॉर्मेंस से और कंपनी की शेयर वैल्यूएशन से कंपनी का एक्चुअल में कैश फ्लो पता चलता है, और कंपनी का वे ऑफ वर्किंग पता चलता है कि एक्चुअल में कंपनी काम कैसा कर रही है।
कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म का होता है। कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म में स्टार्ट नहीं होती, शॉर्ट टर्म के लिए स्टार्ट नहीं होती है। लाइक मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। हो सकता है कि सपोज मान लीजिए रिलायंस जैसी कंपनी है या टाटा स्टील जैसी कंपनी है, कॉपर की कोई एक यूनिट बंद हो गई, तो कॉपर की यूनिट बंद हो गई, तो कॉपर की यूनिट बंद होने से उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है मान लीजिए एक ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ से कॉपर वो इंपोर्ट करते हैं। वहाँ से सपोज मान लीजिए वहाँ पे थंडर स्टॉर्म आ गया, या मान लीजिए वहाँ पे साइक्लोन आ गया, कुछ आ गया, जिसकी वजह से कॉपर वहाँ से वो जो उनकी माइंस थी वो माइंस डैमेज हो गई एग्जाम्पल, तो वहाँ पे कॉपर प्रोड्यूस नहीं हुई। कॉपर प्रोड्यूस नहीं हुई तो कम वहाँ से वो कंपनी ने इंपोर्ट नहीं कर पाई, पर उसका एस्टिमेशन तो था, क्योंकि उसने अपने प्रोजेक्शंस जो बना रखे थे, एस्टिमेशन बना रखे थे उसी कॉपर की, क्योंकि कॉपर उसका जो रॉ मटेरियल था, कॉपर आया ही नहीं तो क्या हुआ, वो बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट देगा। वो इसलिए देगा क्योंकि जो उसका मेन रॉ मटेरियल था वो तो आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ साइक्लोन आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो आया नहीं। वो कंपनी कितना बड़ा एज पे रिस्क ले रही है, आप ये सोचो, वो कंपनी जो है कितना बड़ा रिस्क ले रही है। ये वो लोगों का रिस्क है ना जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्ट उस कंपनी में क्या होगा, टेम्परेरी डाउन हो सकता है, बट चीजें हमेशा डाउन थोड़ी ना रहती हैं। मार्केट कैन फॉल टेम्परेरी, बट आदमी हो या मार्केट जाना सबको ऊपर ही है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आप एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड्स कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, पर लॉन्ग टर्म में फंड्स कौन सा लेना है ना, वो आपका स्टॉक सिलेक्शन, फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका फंड मैनेजर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक HDFC टॉप 200 2005 में कहाँ था, अभी देखिए कहाँ पर है। जैसे आपकी एकेडमी है, ऐसी इंडिया में बहुत एकेडमीज होंगी, हैं ही हैं। हाँ। तो जो वीजी ट्रेनिंग एकेडमी है ये बाकियों से अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि हम टाइप की बात करते हैं, मैंने आपको हर एक बार बोला है टाइप की बात करते हैं, और हम ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान कोई नहीं सिखाता, बहुत माथापच्ची वाला काम है। हम ज्ञान की आपको चीज़ें जो अवेलेबल कराएंगे, जो एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेंगे टूल्स में, आप उनको ऑब्जर्व कीजिएगा कि सच में चीज़ें वैसी हो रही नहीं हो रही। जैसे मैं आपको वीजी ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जो मैंने जम्मू में स्टार्ट किया है, ठीक है, और अब मैं जालंधर में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जम्मू के लोग जो है ना, वो थोड़ा सा मैं बोलूँगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस किया है। बट अपने पंजाब दे सब लोग, आपको पता है कि पंजाब के लोग जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, खुले दिल के होते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करते भी हैं अच्छे लेवल से। लेकिन मैं एक चीज़ आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में बोलूँगा कि मैंने सीखा है ये चीज़ कि कभी किसी का पैसा नहीं पकड़ना है, कि मैं किसी का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, किसी का पैसा पकड़ रहा हूँ। मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं कि सर 20% देंगे, 25% देंगे, गारंटेड रिटर्न वाले देते हैं, चिट फंड, पूंजी स्कीम्स, कि आप इसमें डालिए पैसा, इसमें डालिए पैसा। मैं सबको दूर से प्रणाम कर देता हूँ। मैं जो गारंटेड देता है ना, मैं उससे दूर रहता हूँ भैया। मेरे पास बहुत सारे ऑफर आते हैं कि सर आप इतना पैसा डाल दीजिए, मुझे 30 का 50 दे दो, आप जैसे मर्जी लगाओ। मेरा पैसा ही नहीं है मेरे पास में, सच में पैसा नहीं है, उनको बस सच में पैसा नहीं है मेरे पास में। मुझे अपने पैसे की वैल्यू पता है। मेरे पास जो भी पैसा है ना, मेरी मेहनत का पैसा है, जो भी मैंने कमाया मेहनत से कमाया है। तो मैं अपनी मेहनत का पैसा कोई किसी को दूं, मैं सरकार को टैक्स देता हूं, मैं क्यों अपनी मेहनत का पैसा दूं किसी को। ये पॉडकास्ट चलने के बाद हो सकता है बहुत लोगों के मन में ये सवाल आए कि अगर आप लोगों को ऐसा ट्रेन करते हैं तो फिर तो आपके पास बहुत पैसा होगा, आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है। सर मैं बताऊं, आपका क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने एक चीज़ बोली आपको थोड़ी देर पहले बोली कि टीचिंग इज माई पैशन। टीचर के पास कभी पैसा नहीं होता, पहली बात। जितने भी टीचर हिंदुस्तान को उठा देख लीजिए, पैसा कभी नहीं होता, ठीक है। मैं ट्रेडर हूँ, मैं खुद के लिए ट्रेडर हूँ, मैं खुद के लिए ट्रेडर हूँ और खुद के लिए काम करता हूँ। मैं कभी किसी का पैसा पकड़ के उसका फंड अकाउंट मैनेज करके या किसी को बेवकूफ़ बना के काम नहीं करता। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में देखता भी हूँ अभी,
जो बोलते हैं दोस्तों आपने पैसा बनाया, लोग बोलते हैं जी मैंने पैसा बनाया। मैं आपको बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जहाँ से फेक स्क्रीनशॉट्स बनते हैं, लोगों को पैसा बना के दिखाया जाता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लोगों को बोलते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप वाइजली इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपना पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले सीख के तब कीजिए, किसी की बातों में मत आइए। स्टॉक मार्केट में ये जितना अच्छा देता है ना, उससे डबल अच्छी तरीके से लेता भी है। अपने स्टॉक मार्केट में मेरी एक ही सलाह है कि अपने चक्कर में अपने परिवार वालों को तकलीफ मत दीजिए, कभी मत दीजिए कि आपके खुजली के चक्कर में जो है आपका परिवार रोड पे आ जाए। बिल्कुल सही बात। इसलिए जो है ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिसके पीछे आपके बूढ़े माँ बाप को तकलीफ हो या आपके परिवार में किसी को तकलीफ हो। अपना लॉस तो ये काम आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि लॉस किसी के कहने पे बहकावे में आके ट्रेड मत कीजिए। लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, लोग फ़ोन काट देते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं, आदमी शहर छोड़ के चला जाता है। मैंने बहुतों को देखा है। अब आपका एक सवाल था कि वीजी ट्रेडिंग एकेडमी ही क्यों अलग है। तो वीजी ट्रेडिंग एकेडमी इसलिए अलग है कि वीजी ट्रेडिंग एकेडमी ज्ञान की बात करती है। वीजी ट्रेडिंग एकेडमी टाइम की बात करती है। टाइम की मुझे लगता है पूरे इंडिया में टाइम के ऊपर बात करने वाले कोई लोग नहीं हैं। सब प्राइस की बात करते हैं कि, और मैं बोलता हूँ टाइम इज़ द गॉड, टाइम इज़ द किंग। आदमी का समय अच्छा आता है ना तो आदमी के दिन बदल जाते हैं। और सर बाकी रही बात इस चीज़ की कि आने वाले समय में कौन से स्टॉक आप रिकमेंड करोगे या वो करोगे। देखो सर, मैं सेबी रजिस्टर्ड अभी नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड में हो जाऊँगा तब मैं इस लायक बनूँगा कि मैं लोगों को एडवाइस दे पाऊँ। मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं अपनी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें दे सकता हूँ, लेकिन मेरे कहने से आप जो चीज़ों पे जो है मैं जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि मैं कंप्लायंस के अगेंस्ट नहीं जाता। ना आप कभी मेरा कोई ऐड देखोगे जिसके अंदर आप ये देखोगे कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरा यहाँ पे आइए, आप मेरा वहाँ पे आइए। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि भगवान ने ईश्वर ने मुझे कुछ शक्तियाँ, या मैं बोलता हूँ उनका ही आशीर्वाद समझिए, क्रूड ऑयल मेरा बहुत अच्छा चलता है सर। और कुछ कमोडिटीज़ में अपने को पहले से पता लग जाता है कि ये ऊपर जाने वाली कि नीचे जाने वाली, इनकी साइकिल ऊपर की कि नीचे की पता लग जाता है। होती है कि स्टडी होती है? ये एक्सपीरियंस है सर, ये एक्सपीरियंस होता है। जैसे कच्चा तेल अभी चल रहा है 6580, आज 10 जनवरी 2025 को हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, 6580 चल रहा है। मेरे को आने वाले दिनों में कच्चा तेल गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ से जो गेम होगा ना ऊपर का, ये ट्रैप है, यहाँ ट्रैप, यहाँ बायर फंसेगा। जो आप बोल रहे थे ना कि पहले नीचे सेलर फंस गया था, सेलर फंसा पहले 5700 के आसपास सेलर फंस गया, अभी बायर फंसेगा यहाँ पे। ये मार्केट तो फंसाते हुए चलेगी, लेकिन मुझे ट्रेड कब करना है? मुझे ट्रेड करना है 16 जनवरी के बाद। भाई आज 10 तारीख आज हो गई, 11-12 छुट्टी में निकल गए, 13-14-15 3 दिन छुट्टी है, 3 दिन शांति से बैठूंगा, नहीं करूँगा काम। 16 के बाद आके देखूंगा किधर चल रहा है बाजार, 16 के बाद ट्रेड कर लेंगे। दोस्तों, जो ये टाइम चल रहा है, मार्केट गिर रही है, बहुत से लोग घाटे में चले होंगे, बहुत से लोगों का पैसा फंस चुका होगा, उनको पता नहीं चल रहा होगा हम मार्केट से बाहर निकल जाएं, जहाँ पिच ही रहें। इसलिए जो नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है थोड़े इतना लॉस हो गया तो थोड़े से पैसे ट्रेनिंग में लगाने से जो लॉस है वापस आ जाए। तो ये नंबर नोट कीजिए। तो और आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो जो हम इनसे नहीं पूछ सके, आप इस नंबर पे फ़ोन करके वो सवाल पूछ सकते हैं। तो गोयल साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत थैंक्स।